क्या आपने कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है और सोचा है कि इन कंफ्यूजिंग नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? ये फिगर्स कौन सी कहानी बताना चाह रहे हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चिंता मत करो। अगले कुछ मिनट्स में हम फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनेंगे और इन स्टेटमेंट्स में छुपे सीक्रेट्स को समझेंगे। बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों और स्वागत है आप सबका स्टडी माफिया में। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या टारगेट सेट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी लिख देना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बेसिक्स समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स और यूजर्स की बात करेंगे, उसके बाद एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टूल्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और रेशियोज को डिटेल में देखेंगे, और आखिर में इस प्रोसेस की लिमिटेशंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, द बेसिक्स। देखो, किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले उसको समझना जरूरी है। आखिर वो है क्या? जैसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट की रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें पहले इन फाइनेंशियल रिपोर्ट से जान पहचान करनी होगी। अब सबसे पहला सवाल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में, ये एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने का प्रोसेस है ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें। इसको ऐसे समझो जैसे किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड का एकदम डिटेल्ड हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सके। तो हम एनालाइज क्या करते हैं? मेनली 3 की स्टेटमेंट्स। पहला, बैलेंस शीट, जो एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, मतलब उसके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये बताता है कि एक पीरियड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कंपनी के अंदर और बाहर कैश के मूवमेंट को ट्रैक करता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एनालिसिस क्या है। अब ये जानते हैं कि ये क्यों और किसके लिए किया जाता है। आखिर इस फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का मकसद क्या है और वो कौन लोग हैं जिनको इसके रिजल्ट्स में इंटरेस्ट होता है? चलो पता करते हैं। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और हाँ, ये बोर्ड एग्जाम्स में थियरी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी असेस करना, क्या कंपनी सच में पैसा कमा रही है। दूसरा, उसकी सॉल्वेंसी चेक करना, यानी उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तीसरा, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करना, वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर रही है। और चौथा, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने में मदद करना। अब आते हैं इसके यूजर्स पर। इनको हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे कंपनी की मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, जिनको ये इन्फॉर्मेशन प्लानिंग और कंट्रोल के लिए चाहिए होती है। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाने से पहले रिस्क देखते हैं, या बैंक्स, जो लोन देने से पहले कंपनी की हेल्थ चेक करते हैं, और गवर्नमेंट, जिसे टैक्स पर्पसेस के लिए इसकी जरूरत होती है। तो अब जब हम क्यों और किसके लिए समझ गए हैं, तो चलो अब कैसे पर चलते हैं। एक फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो चलो इस फाइनेंशियल टूलकिट को खोलते हैं और इसके पहले 2 इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। हमारा पहला टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम एक कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को 2 या 2 से ज्यादा सालों में कंपेयर करते हैं। इससे हमें चेंज का डायरेक्शन पता चलता है, मतलब कंपनी ने पिछले सालों के मुकाबले ग्रोथ दिखाई है या डिक्लाइन। यहाँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। आप देख सकते हैं कि सेल्स 2025 में 10 लाख थी और 2026 में बढ़कर 12 लाख हो गई। तो एब्सोल्यूट चेंज हुआ 2 लाख का, जो कि 20% ग्रोथ है। बिल्कुल वैसे ही हम कॉस्ट में भी चेंज देख सकते हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। हमारा दूसरा टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें सारे आइटम्स को एक कॉमन बेस के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। जैसे बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स को 100% मान लेते हैं और फिर देखते हैं कि करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स उसका कितना परसेंटेज है। इससे हमें कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। बेसिकली एक कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपनी के फाइनेंसेस की बनावट को उजागर करता है। ये हमें उसके एसेट्स या एक्सपेंसेस का मेकअप दिखाता है। मान लो अगर इन्वेंट्री टोटल एसेट्स का 60% है, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। और अब हम आते हैं हमारी टूल किट के सबसे पावरफुल टूल पर, रेशियो एनालिसिस। अगर कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एक एक्सरे की तरह हैं, तो रेशियो एनालिसिस एक एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट की तरह है। ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एकदम डिटेल्ड व्यू देता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्कोरिंग है, इस पर खास ध्यान देना।
रेशियो एनालिसिस में हम रेशियोज को 4 मेन कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं और हर कैटेगरी हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। ये हैं लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज और आखिर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो एक नज़र डालते हैं कि ये सब हमें क्या बताते हैं। पहली दो कैटेगरीज हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म हेल्थ को चेक करते हैं। क्या वो अपनी इमीडिएट जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है? समझो जैसे शॉर्ट टर्म बुखार चेक करना। इसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो आते हैं। वहीं सॉल्वेंसी रेशियोज उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को देखते हैं। क्या कंपनी लंबी रेस का घोड़ा है? इसमें डेट इक्विटी रेशियो जैसे रेशियोज आते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है करंट रेशियो, जिसका आइडियल स्टैंडर्ड 2:1 माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। यह सिंपल सा रेशियो उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का एक क्विक हेल्थ चेक दे देता है। अगली 2 कैटेगरीज हैं, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी रेशियोज ये मेजर करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कितनी जल्दी कन्वर्ट करती है। और आखिर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपनी की कमाई करने की क्षमता को नापते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमने इन सभी पावरफुल टूल्स के बारे में सीख लिया, लेकिन एक अच्छा एनालिस्ट जानता है कि हर टूल की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे हर दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वैसे ही इन एनालिसिस टेक्निक्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इनको समझना बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ की लिमिटेशंस हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको मार्क कर लो। पहला, ये एनालिसिस हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है। ये हमें पास्ट के बारे में बताता है, फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। दूसरा, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है, जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी या कंपनी की ब्रांड वैल्यू। तीसरा, इस पर विंडो ड्रेसिंग का असर पड़ सकता है, जहां कंपनीज अकाउंट्स में हेराफेरी करके उन्हें बेहतर दिखाती हैं। और आखिर में अलग अलग कंपनीज अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करती हैं, जिससे सीधा कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात पर ले आता है, सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करना ही काफ़ी नहीं है। भले ही एनालिसिस बहुत काम का है, लेकिन आखिर में इसके लिए इंसानी जजमेंट की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ अंधाधुंध कैलकुलेशन। असली मकसद नंबर्स के पीछे की कहानी को समझना है, ना कि सिर्फ फार्मूलाज रटना। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से पूरे चैप्टर का रीकैप कर लेते हैं, ताकि सारे की कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। तो हमने शुरुआत की फाइनेंशियल एनालिसिस के मतलब से, फिर हमने जाना कि ये क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और किसके लिए इसके यूजर्स। उसके बाद हमने एनालिसिस के पावरफुल टूल्स के बारे में सीखा, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस। और आखिर में हमने इन टूल्स की लिमिटेशंस को भी समझा। बस इतना सा ही था ये पूरा प्रोसेस। अब जब आपके पास एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव के सारे टूल्स हैं, तो एक सवाल है, अगर आपको आज किसी भी बड़ी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना हो, तो आप उनके नंबर्स में कौन सी छिपी हुई कहानियां ढूंढ निकालेंगे? सोचिएगा जरूर। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।